नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज तक की जानकारी इस बुलेटिन में सदैव देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम विशेष तौर से बात करने वाले हैं राजनीति पर। तो बात ही करें क्योंकि चौक की जो पॉलिटिक्स चल रही है भादरा क्षेत्र में, उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों, आज हम खासकर बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं की, और मूलभूत सुविधाओं के अहम अंग समझे जाने वाले, चाहे बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो, उसके ऊपर भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं आज। और शुरुआत करते हैं दोस्तों अन्य आसपास की खबरों से, और चोरियों की भी हम विशेष तौर से आज बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं का ही एक अंग हम मान सकते हैं, जब हमें कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलेगी तो दोस्तों कैसे कोई आम आदमी सुख शांति अमन चैन के साथ रह सकता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों धरना प्रदर्शन भादरा की किस्मत क्या है, भविष्य क्या है। आए दिन धरना प्रदर्शन ज्ञापन, किसान सड़कों पर, और आए दिन चोरियां, चिट्टे का नशा जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। और कहीं ना कहीं ये जो चोरियां हो रही है, इनमें अधिकांशतः दोस्तों जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वायरल होती है, उसमें आप देखेंगे तो 20, 22, 25 वर्ष के युवा इस कैमरों में दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, मुंह उनका ढका हुआ होता है, लेकिन दोस्तों आप उनके शारीरिक एक्टिविटी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एकदम युवा है। तो युवा हमारा किस ओर जा रहा है दोस्तों? क्यों युवाओं में इस कदर भटकाव है? क्या चिट्टे जैसे नशे की पूर्ति करने के लिए चोरियों का सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों? ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे समाज पर भी है और प्रशासन पर भी है कि प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। इतने अभियान चलाए जा रहे हैं दोस्तों, और इतना समय दिया जा रहा है। इस प्रकार पुलिस की कार्यशैली होती है, और उनका दोस्तों एक अंग एक प्रकार से गुप्त सूचनाओं के लिए भी सक्रिय रहता है। उसके बावजूद उनको पता नहीं लगता दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें बहुत बड़ा रीज़न बनकर सामने आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है दोस्तों क्षेत्र के लिए, क्योंकि युवाओं को इस प्रकार नशे की गर्त में जाकर अपनी बर्बादी अपने ही हाथों लिखते हुए देखना बड़ा दुखदायी लग रहा है। तो हम चोरियों की आपको बात करेंगे। आज भी चोरियां हुई है, शुरुआत चोरियों से ही करते हैं दोस्तों। कल रात्रि को जोगीवाला गांव में, भादरा कस्बे के विधानसभा के जोगीवाला गांव में बीती रातों पंचायत घर के ठीक सामने स्थित है नरेश किराना स्टोर, उसका ताला तोड़कर चोरियां कर ले गए लोग। नकदी भी लूट ले गए 5-7 हज़ार की, अन्य सामान भी लेकर चले गए। पूरी दुकान इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। मेन जो पंचायत घर के सामने शटर है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत लंबा 20 फीट का कहाँ से लोहे का पाइप लेकर आए रात्रि को करीब 1-2 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है ग्रामीणों द्वारा। तो शटर के नीचे वो पाइप लगाया जाता है, शटर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंदर से शटर टूटता नहीं है। अंदर संभवतः कोई ऐसा लोक होता है जो शटर को ऊपर उठने नहीं देता, टूटने नहीं देता है। उसके बाद में ठीक पीछे खाली सुनी पड़ी जगह में, क्योंकि उस दुकान के पीछे एक गेट और था, और वहाँ पीछे सुनी पड़ी जगह थी, और वो काठ का गेट था, उसका ताला तोड़ा जाता है, और भीतर घुसते हैं चोर, और चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। और कल ही बीती रात को छानी बड़ी दोस्तों उप तहसील, बड़ा भादरा क्षेत्र का बहुत बड़ा ये गांव माना जाता है, उप तहसील है। एक साथ एक रात्रि को 5-6 दुकानों के ताले टूटे छानी बड़ी में। हड़कंप मचा हुआ है चोरों के इस आतंक से दोस्तों, क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, और रुकने का नाम नहीं ले रही है ये चोरियां। हम आपको आजकल 7 बजे का बुलेटिन दिखाते हैं, तो अमूमन 1-2 इस प्रकार की चोरियों की घटना भी सदैव बता रहे हैं दोस्तों। ये बड़ा दुखदायी
प्रतीत हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लिए लोग अपनी अपनी जो बार मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं और जिनके घरों के आसपास कोई चौकीदार नहीं है, और दोस्तों चौकीदार भी क्या करेंगे, क्योंकि चोर जब चोरी करते हैं तो मौके की ताक में रहते हैं, पहले रेकिंग करते हैं, संभवतः रेकिंग करते हैं, और रेकिंग करने के बाद वो देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी है। अगर चौकीदार है तो वो कब कहाँ किस वक्त होता है, कैसे वो किस समय पहरा लगाता है, किस समय आगे जाता है, किस समय पीछे आता है। ऐसे में चोरों को रोकना दोस्तों कहीं ना कहीं चौकीदारों के लिए भी मुमकिन नहीं है। पुलिस की भी गश्त होती है, लेकिन दोस्तों पुलिस की गश्त के बावजूद भी हाँ, कोई रात्रि को इस प्रकार से संदिग्ध आवारा घूमता हुआ इधर उधर मिलता है तो ज़रूर पुलिस पूछताछ कर सकती है। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ चौकीदार को देखकर ये लोग छुप जाते होंगे। सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर आ रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे से बड़ा चौकीदार कोई नहीं है दोस्तों। आप अगर लगा सकते हैं तो अपने संस्थान पर सुरक्षा के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, तो कम से कम आपको पता तो लग जाता है कि कैसे चोरी हुई है, किसने की, कब हुई, कितना बजे हुई, कितने लोग थे, कैसे ताला तोड़ा, क्या क्या वो चोरी कर रहे हैं, किस प्रकार के वो लोग थे, क्या जो उन्होंने परिधान पहन रखा था। उनसे सुगमता होती है उन चोरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि अनेक सीसीटीवी फुटेज आती है, उनसे मिलान किया जाता है। और पुलिस का यही काम है दोस्तों, किस प्रकार सेम चोरियों की घटना है और कद काठी, कपड़े और चोरी करने की घटना किस प्रकार की है दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं पुलिस को सुगमता मिलती है चोरों तक पहुंचने के लिए। लेकिन पहुंचा नहीं जा रहा है दोस्तों चोरों तक, लगातार ये चोरियां हो रही है। छानी बड़ी में 5-6 दुकानों के ताले टूटना, ये बहुत बड़ी और शर्मनाक सी घटना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा दोस्तों, बिरानी गांव में भी चोरी हुई थी। 47,000 की नकदी, सोने की 2 अंगूठी, कड़ा, बाली, ये चोर करके लेके गए थे। मैं आपको मात्र 15 दिन की घटनाएं बताऊंगा। 20 से अधिक चोरियों की घटनाएं 15 दिन में। इसी सितंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों, 1 सितंबर से 15 सितंबर, आज 15 सितंबर है, और इन 15 दिनों में 20 से अधिक चोरियों की घटना। क्या हाल बना रखा है क्षेत्र का दोस्तों, अराजकता की सी स्थिति है, कोई चोरों पर अंकुश नहीं है, लूटपाट और होती है दोस्तों। दिन दहाड़े बसों को भी लूट लिया जाता है, चलते हुए राहगीरों को लूट दिया जाता है। गंगा सिंहपुरा रोड पर भी इस प्रकार की एक घटना हुई थी। और मैं आपको बताऊं, भिरानी में 47,000 रुपये नकदी चोरी हुई थी। लगभग 3 सितंबर की ये घटना है। जोधपुरावास में चोरी हुई थी, 77,000 नकदी चोरी करके ले गए थे। 8,000 करीब गुल्लक से भी निकाल कर लेकर गए थे। सोने चांदी के जेवरात भी चोरी करके ले गए थे जोधपुरावास में। आपको याद होगा जितेंद्र टेलर्स पिछले दिनों भी, और एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई थी, उनकी दुकान में भी चोरी कर ले गए थे। और उसी दिन 5-6 दुकानों के ताले टूटे थे भादरा में दोस्तों। ये भी करीब 6-9 की घटना है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के इटावा से जो बस आई थी, उसको भादरा में बाईपास पर नहर के पास से लूटा गया था। एक पिकअप आगे लगाकर, एक पीछे लगाकर, 5-6 मोटरसाइकिल सवार थे और पैसे भी छीन लिए गए। तो इस प्रकार की लूट भी भादरा में होती है। और परसों की घटना मैंने कल भी आपको बताया था, रात्रि को एक गुड़ मंडी के व्यापारी को पीटा गया लोहे की रोड से। और 2-3 दिन पहले ही गंगा सिंहपुरा पर भी 2,500 रुपये निकाल लिए थे दोस्तों। इसी प्रकार से लुटेरों ने छीन लिए थे। और इसी प्रकार की एक घटना मैं आपको बताऊं तो विवेकानंद अस्पताल में इलाज कराने आए कुछ लोगों के 3400 रुपये निकाल लिए गए थे। और उससे पहले मैं बताऊं तो 2 लाख रुपए की लूट एक प्रकार से गाड़ी से निकाल लिए गए। 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, कल परसों हमने समाचार भी दिया था। जिलोदा गांव में चोरी हुई थी दोस्तों, इसी महीने की 9 तारीख को। भादरा बाजार में 5-6 दुकानों के ताले टूटे थे 10/9 को दोस्तों। और भादरा बाजार में बालाजी कटला में उसी दिन ताला टूटा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। सीसीटीवी फुटेज उनकी भी आई थी जो 5-6 ताले और टूटे थे। इसके अलावा पटुआ में सुने पड़े मकान में चोरी हुई थी। आपको याद होगा
जेवरात ले गए थे, लाखों के जेवरात, और एक दिन पहले ही घर वाले गांव गए थे। तो ऐसे मकानों को टारगेट बनाते हैं चोर। और छानी बड़ी में दोस्तों एक युवक की हत्या, आपको याद होगा, परसों ही ससुराल आए युवक की हत्या हो गई थी। और सूरतपुरा में एक घटना हुई दोस्तों, बाप को बेटे ने लोहे की रोड से पीट कर मार डाला था। मोची मोहल्ला में सुने मकान में चोरी हुई थी, 22 तारीख की घटना है। ये पीछे की घटना है दोस्तों। और अब छानी बड़ी में, जोगीवाला में इस प्रकार की घटना हुई। ये लगभग 20 से अधिक चोरियों की घटना मात्र और मात्र 15 दिन में। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए। कानून व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि? किसकी जवाबदारी है ये? पुलिस प्रशासन की क्या जवाबदारी नहीं है? वो गश्त बढ़ा नहीं सकते, वो चौकीदारों की मीटिंग नहीं ले सकते, उनको गाइड नहीं कर सकते, उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। चोरों को पकड़ने के प्रयास ही नहीं हो रहे, एक प्रकार से कोई संजीदगी के साथ प्रयास नहीं हो रहे। आए दिन चोरियां हो जाती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है सूचना मिलने पर, और जो चोरी की घटना हुई है वो लिखा जाता है, कैसे हुई, कब हुई, कितना बजे हुई, आपको कैसे पता लगा, सारी घटना लिख कर ले जाते हैं। तो क्या इतना ही काम है पुलिस का? चोरों को पकड़ना, प्लानिंग करना, उसके मुताबिक शहर में आपको काम करना, लोगों की मदद लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कैसे लगाए, सीसीटीवी कैमरे कैसे लगाए। आज आपको दोस्तों कितनी बार कस्बा क्षेत्र में विभिन्न पॉइंटों पर, चौकों पर, चौराहों पर कैमरे लगाने की कवायद चली है। कितनी न जाने CLG मीटिंगों में इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। क्या एक भी चिंता सार्थक हुई? आपको नजर आई कि ये चिंता सार्थक हुई? ये CLG की मीटिंग कम से कम सार्थक हुई है? ये काम तो हुआ, ये चोर तो पकड़े गए, ये चीजें तो रुकी, इसके ऊपर तो अंकुश लगा, ये अपराध तो रुका। कुछ भी नहीं रुक रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नकारा है, ठप हो चुकी है। अंकुश लगाना तो दूर दोस्तों, प्रयास ही नहीं हो रही है। तो क्या करेगा आम आदमी दोस्तों? और ऐसे में क्षेत्र में दोस्तों, चाहे वो बिजली संकट हो, पानी संकट हो, पेयजल का संकट हो, सिंचाई पानी का संकट हो, अनेक संकटों से जूझ रहे हैं क्षेत्रवासी और पूरे राजस्थानवासी भी। अपराध का स्तर कहाँ पहुँच चुका है? ऐसा लग रहा है जैसे एक राज्य सुधरा है और वहाँ के सारे उपद्रवी तत्व यहाँ आ गए हैं और ये क्षेत्र एकाएक अशांत हो गया है। दोस्तों, बगैर किसी सरकार की स्ट्रॉन्ग मजबूत पॉलिसी के इस प्रकार अपराध पर अंकुश लगाना बहुत कठिन काम है दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देखिए, वहाँ किस प्रकार अंकुश लगाया जा रहा है। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं वो। तो क्या यहाँ इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? यहाँ अपराधियों में नहीं, आम जन में तो भय पैदा किया जा रहा है और अपराधियों को खौफ मुक्त किया जा रहा है। मज़े से आप चोरी करो, मज़े से आप जो जी में आए वारदात करो, जहाँ लूटपाट करनी है आप करो। लेकिन आम जन में इस कदर खौफ और भय है कि अगर चोरी भी हो गई, आपका बाइक गुम गया, आपकी दुकान, मकान या घर में चोरी हो गई, आपकी हिम्मत ही नहीं होती थाने में FIR दर्ज करवाने की, जाने की। आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। ये माहौल बना रखा है पुलिस ने राजस्थान में। कैसे दोस्तों इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा? खैर, हम आगे भी दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी इस प्रकार की घटनाओं पर। हम बात करते हैं दोस्तों बिजली संकट पर। 5 से 6 घंटे गाँव में बिजली गायब रहती है दोस्तों। और खेतों में जो ट्यूबवेल से पानी लगाकर अपने खेतों में फसल लेते हैं दोस्तों, वो ट्यूबवेल कैसे चलेगी? बिजली के बगैर कैसे चलेगी? तो इस प्रकार की समस्याएं, सौर ऊर्जा की वो प्लेटें दोस्तों
कौन कौन कितने लोग सक्षम हो पाएंगे। लाखों रुपए लगते हैं, उसमें पूरा खर्चा होता है। हालांकि बहुत से लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसका उपयोग भी कर रहे हैं। आपको याद होगा परलिका में बड़ी संख्या में सोलर प्लेटों की चोरी हुई थी दोस्तों। एकाएक मुझे याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी चोरी हुई थी। कई महीने की बात हो गई, चोर पकड़े गए, पता लग गया कौन चोर है, लेकिन चोरों की गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत प्रशासन की नहीं है। और विधायक बलवान पूनिया पर आरोप लगे और जिनके घरों में, जिनके खेतों से वो प्लेटें चोरी हुई, उन सारे के सारे कई लोग थे दोस्तों ऐसे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए कि विधायक बलवान पूनिया पैरवी कर रहे हैं उन चोरों की। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि का ये काम है? क्या जनप्रतिनिधि कस्बा सीएलजी की बैठक होती है दोस्तों, पुलिस पब्लिक की हम इसको बैठक मान सकते हैं, तो क्या विधायक बलवान पूनिया कस्बे के मौजूद लोगों की इस प्रकार से बैठक नहीं बुला सकते? उसमें अधिकारियों को नहीं बुला सकते, पुलिस को नहीं बुला सकते? वो खुद मौजूद रहकर इन चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते और कुछ सार्थक कदम नहीं उठा सकते? लेकिन कैसे उठाएंगे? उन पर तो आरोप ही बड़े गंभीर लग रहे हैं। उन आरोपों का जवाब कौन देगा? वो तो इन आरोपों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि मुझ पर इतने बड़े आरोप लगे हैं और मैं इनका खंडन करता हूँ, मैंने इस प्रकार से प्रयास किया, ये कोई मैंने नहीं किया, और चोर जो है वो पकड़े जाएंगे और पकड़े गए हैं। ये बातें उनको करनी चाहिए। हर वो दूसरे दिन लाइव आ जाते हैं। अगर वोट बैंक कहीं टूटता हो, जैसे भिरानी में धरना प्रदर्शन कर रहा है बजरंग सारण दोस्तों, लगातार 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, और जैसे ही बजरंग सारण रात्रि को 9 बजे करीब टंकी पर चढ़ते हैं किसानों के साथ सिंचाई पानी को लेकर, पूरे किसान क्षेत्र के दुखी है, तो उनको रातों रात पुलिस को कहकर एक प्रकार से बलपूर्वक उतार दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले। अरे कितना बड़ा अपराध कर दिया होगा उन्होंने। और जब अभी 3 दिन पहले वार्ता हुई है और सड़क जाम कर दिया गुस्से में किसानों ने, तो नामजद 24-25 लोगों पर मुकदमे, 60-70 अन्य लोगों पर मुकदमे। अरे वो कौन है? सारे के सारे किसान, ज़रूरतमंद, परेशान लोग। उनको प्यार करने की ज़रूरत है। उनकी जो दुविधा है वो पूछने की आवश्यकता है, उनकी सुनने की आवश्यकता है। आप सुनवाई करते हैं मलखेड़ा गांव में, ऐसे लोगों को, इन गाँव को कभी बुलाया? लाइव आते हैं, आप ये घोषणा करते हैं कि ऐसे लोग भी मेरे पास आइए, मैं ग्रांटेड आपको इसका समाधान करके दिखाऊंगा। किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं, ठीक है, एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास भी आइए भी, ठीक है, आप उनके पास धरने पर चलकर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बजरंग सारण फ़ायदा उठा लेगा आपकी नज़र में, वो हीरो बन जाएगा, वो आगे विधायक बनने की राह में आपको भी मात दे देगा। ठीक है, आप नहीं जाइए, आप मलखेड़ा बुला लीजिए, ग्रांटेड वो किसान आएंगे आपके पास, वो समस्या का समाधान चाहते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं ईमानदारी से समस्या का समाधान? इस दिशा में आपने कभी लाइव आकर बात की? और अब आप जब मीडिया से रूबरू होते तो वोट की चिंता सताने लगी है, क्योंकि 20 दिन भी नहीं रहे आचार संहिता में और चुनाव होने वाले हैं 2018 में, 2023 में, इसी दिसंबर माह में। तो ये चिंता तो स्वाभाविक है आपकी, सारे समझते हैं, हम भी समझते हैं, और आपको उसकी चिंता करनी भी चाहिए क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। और ऐसा नहीं कहते हम कि आपने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, आपने अच्छा खासा विकास कार्य इस क्षेत्र के लिए किया है। लेकिन क्या आप मर्म को समझते हैं? किसानों की, आम पब्लिक की, आम मजदूर की, भूमिहीन किसानों की, मजदूरों की आप मर्म समझते हैं? उनसे कभी बात की, उनकी कभी चिंता की आपने लाइव आकर? दोस्तों, भूमिहीन किसान सबसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनके पास भूमि है ही नहीं और कमाई का जरिया नहीं है, व्यापार वो कर नहीं सकते, गरीब है वो दूसरे किसानों की खेतों में दोस्तों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक प्रकार से वो मजदूर हो चुके हैं। कभी उनकी भूमि हुआ करती थी, वो बिक चुकी हैं। ऐसे बहुत से अनेकों, हजारों, सैकड़ों किसान आपको मिल जाएंगे। उनकी कभी चिंता की? सरकार भी उनकी चिंता नहीं करती है दोस्तों। भूमिहीन किसानों के लिए अभी तक मैंने कोई बहुत बड़ी योजनाएं कोई राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की नहीं देखी है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिजली नहीं आएगी
तो किसान कैसे काम चलाएंगे, शहरों में उद्योग कैसे चलेंगे, कैसे इस भीषण उमस भरे वातावरण में, गर्मी के वातावरण में लोग रह सकेंगे दोस्तों। और इतने हजारों की संख्या में एसी चल रहे हैं दोस्तों, और उनकी गर्मी कितनी ज़बरदस्त उमस पैदा करती है, क्योंकि एसी कमरे में लगाया जाता है, कमरे को तो वो ठंडक देता है, लेकिन कमरे से बाहर गली में वो कितनी गर्मी पैदा कर देता है, क्योंकि अंदर की उमस वो बाहर निकाल कर फेंकता है। तो इस प्रकार से कस्बे, जितनी ज़्यादा एसियाँ लगेगी कस्बे का वातावरण उतना ही गर्म, उमस भरा और इस प्रकार गर्मी भरा रहेगा दोस्तों। तो बिजली, एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं तो तीनों डिस्कॉम, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या अजमेर डिस्कॉम हो दोस्तों, लगभग कृषि कनेक्शनों की बात करें तो 3,50,000 कृषि कनेक्शन किए हैं पिछले दिनों, 3,50,000 कृषि कनेक्शन। और अगर मांग, डिमांड की बात करें बिजली की, 7,000 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है। इसकी एवज में सरकार ने क्या किया है, उस बढ़ी हुई डिमांड को क्या अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए कोई व्यवस्था की है अतिरिक्त बिजली की, या फिर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई चिंता की है दोस्तों? यही रीज़न है कि राजस्थान भर में आज बिजली संकट छाया हुआ है। और तीनों ही कंपनियों पर अगर बात करें तो 1,000 करोड़ की उधारी है दोस्तों, 6 माह से लगातार ये राशि बकाया है। कैसे राजस्थान सरकार जो है बिजली देगी उपभोक्ताओं को? और अगर कर्जे की बात करें तो देश में राजस्थान की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। अगर राजस्थान की बात करें तो नंबर 3 पर है देश में कर्जे में। टॉप की बात करें तो पंजाब कर्जे में टॉप पर है दोस्तों। जितनी जीडीपी है इन राज्यों की, मैं टॉप 5 राज्य आपको बताता हूं दोस्तों, देश में जो कर्ज में डूबे हैं। प्रथम नंबर पर पंजाब है, जीडीपी की तुलना में 47% कर्जा है दोस्तों। जीडीपी का, जितनी जीडीपी है इन राज्यों की, पंजाब की, उसका 47% कर्जा है पंजाब पर, और 22.2% तो ब्याज में चुकता होता है, ब्याज में जाता है। ये हालत है इन राज्यों की। नंबर 2 की बात करें तो बिहार है दोस्तों, 38% जीडीपी का कर्जा है बिहार पर, और 8.60% ब्याज में जाता है बिहार का जीडीपी का जो कुल कर्जा है उसका। और नंबर 3 पर हमारा राजस्थान है दोस्तों, प्यारा प्यारा राजस्थान नंबर 3 पर है कर्जे में। 37% जीडीपी का 37% कर्जा राजस्थान पर हो चुका है बढ़कर। और ऐसे में अगर बात करें ब्याज की तो 13.8% ब्याज में जा रहा है दोस्तों। नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल है, जिसको भी 37% जीडीपी का कर्जा है, और वो 20% ब्याज जो है वो जाता है। केरल नंबर 5 पर है, 37% जीडीपी का केरल का कर्जा है, 19.5% ब्याज में जाता है। तो इन राज्यों की ये हालत है दोस्तों। राजस्थान कहाँ पहुँच गया है, कैसे राजस्थान तरक्की करेगा दोस्तों? अब हम बात करेंगे चौक पॉलिटिक्स की, जो क्षेत्र में लगातार चल रही है। फिर नेताओं की भी बात करेंगे, और नेताओं की बात करें तो दोस्तों आजकल युवा नेता हेमंत पचार एक दौरे पर निकले हुए लगातार। पहले वो हमारे जनसंपर्क अभियान पर क्षेत्र में चल रहे थे लगातार, हालांकि वो टिकट की दौड़ में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। युवा है, अगर युवाओं को तवज्जो दी जाती है तो हो सकता है हेमंत पचार भी कहीं ना कहीं संज्ञान में आ जाए पार्टियों के। हेमंत पचार ने अच्छी खासी मेहनत की दोस्तों परिवर्तन यात्रा में, आपने देखा, हमने भी कवरेज की थी। लेकिन संजीव बेनीवाल आज भी नंबर 1 चल रहे हैं टिकट की दौड़ में। और जब से परिवर्तन यात्रा हुई है, वसुंधरा ने भी संजीव बेनीवाल का, मटोरिया का, राम प्रताप का, इनका नाम लिया, और जिस प्रकार की वहाँ गतिविधियाँ देखी गई, पंडाल में संजीव बेनीवाल के नारे लगे। एसपी सिंह काफ़ी पिछड़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में चर्चाओं किए बाजार में, एसपी सिंह बहुत पिछड़ चुके हैं। लेकिन हेमंत पचार की हम बात कर रहे हैं, युवा नेता के आजकल उच्च संपर्क अपने दिखा रहे हैं, उसका शक्ति प्रदर्शन ही कहे या फिर हम क्या कहें। अगर बात करें जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह से भी, शेखावत साहब से वो मिले थे क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर, और उन्होंने विस्तार से उनके साथ वार्ता भी की थी। क्या वार्ता की थी ये तो आगे हम उनसे साक्षात्कार करेंगे तब पूछेंगे। और इसके बाद में अगर बात करें तो आज वो राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर से मिले हैं और क्षेत्र की बातें की हैं।
तो दोस्तों हम बात करेंगे चौक पॉलिटिक्स की, नेताओं की। सारे नेता लगे अपने अपने चुनावी अभियान में, कांग्रेस के हो, कांग्रेस के नेता आजकल टिकट की दौड़ में लगे हैं, क्योंकि बलवान पूनिया का एकाएक नाम आया है कांग्रेस की टिकट में कि बलवान पूनिया बहुत नज़दीक है। जैसे ही ये नाम आया है, कांग्रेस के नेताओं की भाग दौड़ बढ़ चुकी है दोस्तों। एक पैर बादरा में और दूसरा पैर जाकर जयपुर में, और किसी किसी नेताओं के तो आगे आगे जो पहला पैर है फिर दिल्ली की ओर जा रहा है कि बादरा में हर हाल टिकट बंटे और बलवान पूनिया को ना दी जाए। ईमानदार कांग्रेसी है जिन्होंने 30 की संख्या में आवेदन दिया है, उनमें से किसी को दे दी जाए। लेकिन बलवान पूनिया ने तो आवेदन भी नहीं दिया, उनको टिकट मिल जाएगी क्या? ये 2013 में जो भाजपा ने किया वही होने जा रहा है? हमारी नज़रें इसके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत हम ये बात करें दोस्तों, मेरे पर्सनल विचार है कि बलवान पूनिया को अपनी राजनीति बचानी है तो उनको कांग्रेस में आना होगा। ये माकपा छोड़नी होगी दोस्तों। इस माकपा का कोई वजूद नहीं है, ना राजस्थान में है, ना देश में है, और ना वो माकपा की पॉलिटिक्स की विचारधारा देश के साथ मेल खा रही है। इसलिए कांग्रेस में आना होगा। पार्टी सबसे बड़ी दो है, कांग्रेस और भाजपा। और कांग्रेस में आते हैं तो लंबे समय तक राजनीति वो करते रहेंगे। और अगर विधायक कोई भी बने, वो नहीं भी बन पाए तो विपक्ष की भूमिका शानदार निभाकर उनको एक प्लेटफार्म मिलेगा, उसके बाद में फिर वो आ सकते हैं। तो उनके लिए उम्मीदें बरकरार रहेगी, भविष्य उनका सुनहरी रहेगा। और इसके अलावा बात करें दोस्तों चौक पॉलिटिक्स की, बलवान पूनिया ने एक प्रकार से चौक पॉलिटिक्स को जन्म दिया है बादरा में इस बार के शासनकाल में। आधा दर्जन से अधिक चौक बना दिए बलवान पूनिया ने। तो चौक पॉलिटिक्स के जनक भी हम कहें तो दोस्तों गुरेज नहीं होगा किसी को, मेरे हिसाब से आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौक, और अब तो ताबड़तोड़ चौक बनाने की लालसा जागृत हो रही है कि शायद चौक के इर्द गिर्द लिपट के वोटों का बंडल जो है वो बलवान पूनिया की तरफ आकर्षित होकर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार की पॉलिटिक्स है। क्या ये स्वस्थ समाज का एक प्रकार से घोतक है? क्या इससे हम समाज में स्वस्थ राजनीतिक का संचार कर सकते हैं? ये आगे के सवाल है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं तो चौक एक के बाद एक बन रहे हैं, और लगातार पिछले दिनों आपने देखा, 2 दिन पहले सैन समाज के चौक को लेकर एक विवाद सा उत्पन्न हुआ था। ऐसा नहीं है कि चौक की प्रक्रिया जो है वो कोई असंवैधानिक थी या अवैध रूप से थी, लेकिन जहाँ कोई स्थान चुना जाता है, क्या उस स्थान का कोई महत्व नहीं रहता? क्या वो स्थान उपयुक्त स्थान नहीं चुना जा सकता? कहीं ना कहीं जो विवाद हो रहा है वो स्थान के लिए हो रहा है। आपको याद होगा हमने एक क्लिप लगाई आज विधायक की, बलवान पूनिया की। वो कह रहे हैं कि जो जाट चौक बना था, जो वीर तेजाजी चौक एक स्टैंड बना था नौर मोड़ पर, जिसको बोलते हैं अस्पताल के पास में जाट चौक बना था, इन्हीं के शासनकाल में बना था। उसको शिफ्ट करना मोती प्लेस के पास महाराजा सूरजमल चौक के रूप में, तो क्या ये अब हो पाएगा? एक चौक जो बन जाता है क्या वो शिफ्ट फिर हो जाता है? उससे लोगों की भावना आहत नहीं होगी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। या तो चौक को अगर वो उसको लेकर विवाद हो सकता है, या उसको कहीं आगे दूसरी जगह शिफ्ट करना है, या वो ठीक जगह नहीं बन रहा है तो इसकी इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। और अगर आप इजाज़त देते हैं और वो बनाते हैं और उसके बाद में फिर वो हटाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। दक्ष प्रजापति चौक बलवान पूनिया ने शिलान्यास किया है, लेकिन आपको याद होगा महीने पहले रातों रात चौक बना था वहाँ, उसको हटा दिया प्रशासन ने सुबह 10-11 बजे। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है। कितनी स्वस्थ है इसका फैसला तो आप ही करेंगे। लेकिन वर्तमान में बात करें चौकों की, तो महाराजा अग्रसेन चौक हिसार बाईपास पर, और महाराजा सूरजमल चौक मोती प्लेस के पास, दक्ष प्रजापति चौक सिरसा बाईपास के ऊपर अभी इसका शिलान्यास हुआ है। शहीद हेमू कलानी चौक बिजली विभाग के पास जो बादरा में प्रवेश करता है मार्गनौर की तरफ से। संजय चौक बहुत पहले ज्ञान सिंह जी के समय बना था, लगभग 90 के दशक में ये बना था। आज भी मूर्ति लगाने के लिए ये चौक बाट जो रहा है, संजय गांधी की मूर्ति नहीं लग पाई है बीच में। और खूबराम मूर्ति चौक दोस्तों, खूबराम सराफ बेहतरीन, यहाँ क्षेत्र के नहीं पूरे राजस्थान के, देश के
स्वतंत्रता सेनानी हुए, महान स्वतंत्रता सेनानी, और भादरा की आन बान शान है। उनके भतीजे सत्यनारायण सराफ, जिनकी भी मूर्ति लग चुकी है दोस्तों। जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ छोटा सा पार्क डेवलप किया हुआ है वहाँ, लेकिन वो शिलान्यास के एक प्रकार से लोकार्पण के की बाट जो रही है, और दोस्तों किसी बड़े नेता का इंतजार किया जा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के ऊपर जो लगा है, पहले काले रंग से मूर्तियाँ लगी थी, उसके बाद में उस पर सुनहरी रंग चढ़ाया गया। नंदी चौक, आप नंदी चौक के बारे में भी जानते होंगे। विश्वकर्मा चौक जो हिसार बाईपास की तरफ जाते हैं बस स्टैंड से आगे, और वाल्मीकि चौक जो विवेकानंद अस्पताल के पास में बना है। परशुराम चौक जो यहाँ जो नगर पालिका है उसके ठीक आगे तिराहे पे बना है। और इसके अलावा बात करें तो कायम खां चौक जो मुख्य ईदगाह के पास बना है, पुलिस थाना पोस्ट ऑफिस के पास, खेल मैदान के पास। और इसके अलावा बात करें करनी चौक जो पुलिस थाना से ठीक आगे बना है। महाराजा अग्रसेन चौक आगे बनाई है। जाट चौक यहाँ बनाई था वीर तेजाजी चौक नौर मोड़ पे। और हेमू कलानी चौक के बारे में हमने आपको बताई दिया। अब दोस्तों कई चौक और भी प्रस्तावित है जो क्या बन सकते हैं। आचार संहिता लगने में अभी मात्र कुछ ही समय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जिलोदा गांव में भी चोरी की घटना हुई दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं भूल गया था। जिलोदा गांव में भी लगभग 93,000 रुपये की चोरी हुई थी। उसकी FIR भिरानी थाना में दर्ज करवाई गई थी। वो भी इसी 15 दिनों में हुई है दोस्तों, जिसको मैं बताना भूल गया था। 5 अंगूठी, 1 लॉकेट, 1 कड़ा सोने का दोस्तों ये चोरी हो गए थे। यहाँ से 9 सितंबर की ये घटना है। तो कुल मिला के दोस्तों चोरियों की घटनाओं को लेकर क्षेत्र में लोग अब सहज नहीं है, लोगों में दहशत है। तो आज की बात करें तो दोस्तों इतना ही। आज 15 सितंबर को क्या विशेष दिवस है? आज इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है दोस्तों धूमधाम के साथ। 1861 में एक इंजीनियर के जन्मदिन से जुड़ी हुई ये कथा के हिसाब से दोस्तों, कहानी के हिसाब से इसको लगातार मनाया जा रहा है। 1959 में भारत में एक प्रकार से दूरदर्शन की आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में शुरुआत हुई थी। और आज के दिन 1876 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, जो कि महान उपन्यासकार थे भारत के दोस्तों, उनका भी जन्म हुआ था। और आज के दिन 1926 को अशोक सिंघल जो कि अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, उनका भी जन्मदिन मनाया गया और धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। और दोस्तों मौसम का मिजाज बताए तो 36 से 38 डिग्री आज दिन भर, 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, 100% बादल छाए रहे। आसमान में परिवर्तनशील मेघ भी थे, कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। और 3.6 mm बरसात की भी आज दिन में चेतावनी थी दोस्तों। आसपास बूंदाबांदी के रूप में जरूर हुई है। शाम को 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 100% लगभग बादल छाए रहेंगे। अभी आप समाचार देख रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही है दोस्तों। और रात्रि को भी आज 1.8 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। और कल 16 सितंबर को भी 29 से 34 डिग्री दिन में और 34 से मैक्सिमम 35 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा। तो कुछ गर्मी से राहत मिली है। करीब 4-5 दिनों की बात करें तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर गिरा है। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से कल भी हवा चलेगी। और कल भी 1.1 mm या फिर 0.6 mm, 0.4 mm बरसात की चेतावनी अलग अलग समय में मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और रात्रि को भी 0.1 mm बरसात या बूंदाबांदी की चेतावनी दी गई है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।